गोलू कई सालों से अपने गांव में पानी पूरी का ठेला लगा रहा था। जो कोई एक बार उसके हाथ की बनी पानी पूरी खा लेता, वो उसके पास बार बार पानी पूरी खाने आता था। गोलू खुश था। वो बड़े ही प्यार से सबके लिए पानी पूरी बनाता था। अजी सुनो ना, चलो ना मेले में घूम कर आते हैं। कितने दिन हो गए हमें साथ में बाहर निकले। नहीं लता, देख तो रही हो कितना काम बाकी है अभी। पानी बनाना है, फिर पूरियां भी तो तलनी है। ओफो, ये सब तो रोज ही करते हो। एक दिन अगर आपका पानी पूरी का ठेला नहीं लगेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे क्या? बताओ, कहते हैं औरतों को पानी पूरी से बहुत प्यार होता है। तुम अकेली हो जो पानी पूरी से इतना चिढ़ती हो। क्यों ना चिढ़ू? तुम ही बताओ, सुबह शाम बस पानी पूरी बनाने और बेचने में ही लगे रहते हो। मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। कितने दिनों से कह रही हूं कि मेला घुमा लाओ, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। पता है मेला कल खत्म भी हो जाएगा। अच्छा भगवान, अब नाराज मत हो। चलो घुमा लाता हूं, पर वादा करो वापस आने के बाद मेरी मदद करोगी पानी पूरी बनाने में। हाँ हाँ कर दूंगी, बस अभी जल्दी चलो। गोलू अपनी पत्नी लता को लेकर मेले में चला जाता है। वो मेला हर साल गांव के बड़े मैदान में लगता था, जहां दूर दूर से आकर लोग अपनी दुकानें लगाते थे। गोलू भी मेले में अपना पानीपुरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जो किराया जाता था वो दे पाना गोलू के बस से बाहर था। मेले में पहुंचकर लता अपने लिए खरीदारी करने लगती है, लेकिन गोलू की नजर एक चाट की दुकान पर टिक जाती है। उस चाट की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो लता से कहता है, लता, पानी पूरी खाओगी क्या? क्या? यहां भी पानी पूरी? मुझे नहीं खानी। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मैं बस अभी आता हूं। इतना कहकर गोलू उस चाट की दुकान पर जाता है। वो देखता है कि वहां चाट लेने के लिए पहले पैसे देकर टोकन खरीदना था। वो टोकन लेने के लिए लंबी लाइन में लग गया। कुछ देर बाद उसका नंबर आया तो उसने 10 रुपए का नोट आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया, एक प्लेट पानी पूरी। इसमें तो एक ही गोलगप्पा आएगा भाई, 50 की प्लेट है। क्या कहा? 50 की? क्या लूट मचा रखी है भाई, पानी पूरी ही तो है। ये कोई ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, दिल्ली का मशहूर ब्रांड है हमारा। हैं? पानी पूरी में भी कोई ब्रांड होता है क्या? अरे जैसे सब बनाते हैं वैसे ही तो बनाते होंगे ना। खुद ही देख लो, पानी के कितने सारे फ्लेवर हैं, और सबसे बड़ी बात, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ। ये सड़क वालों की तरह नहीं कि किसी भी पानी में बना दिया, किसी भी तेल में तल दिया। आरओ का शुद्ध पानी इस्तेमाल करते हैं हम, और देसी घी में तली जाती हैं हमारी पूरियां। तुम्हें पता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर खाते हैं दिल्ली में हमारी पानी पूरी। तो भैया, ये तो बताओ कि दिल्ली छोड़कर यहाँ गांव में क्या कर रहे हो? हम खुद नहीं आए, हमें मेले के आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है, ताकि गांव के लोगों को भी हमारी खास चाट चखने का मौका मिल सके। चलो अब और टाइम बर्बाद मत करो, पानी पूरी खानी है तो निकालो 50 का पत्ता, वरना रास्ता नापो। हाँ हाँ, रुको, देता हूं पैसे। मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या खास है तुम्हारी पानी पूरी में? गोलू 50 रुपए देकर एक प्लेट पानी पूरी खरीद लेता है और फिर उसे खाने लगता है। ठीक सी ही है, उतनी खास तो नहीं जितनी कि ये बोल रहा था। ये देखो, मुझे एक प्लेट के 10 रुपए देने में इन गांव वालों को कितनी आफत पड़ती है, और यहां लाइन लगाकर लूटने को तैयार खड़े हैं। गोलू ये सब सोच ही रहा था कि तभी लता उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, ये क्या, घर में पानी पूरी कम है क्या जो यहाँ इतनी महंगी पानी पूरी खा रहे हो?
लता, वो मैं देखना चाहता था कि इसकी पानी पूरी में ऐसा है क्या जो इतनी महंगी होने के बाद भी लोग यहां लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ खास नहीं है, बस नाम बड़ा है। लोग यहाँ एक प्लेट खाएंगे और पूरे साल बड़ी शान से बताएंगे कि दिल्ली वालों की पानी पूरी खाई थी उन्होंने मेले में। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। चलो अब घर चलते हैं। मुझे जो चाहिए था मैंने सब खरीद लिया, और घर चलकर तुम्हारी पानी पूरियां भी तो बनवानी है। अरे हाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं। गोलू और लता घर वापस आ जाते हैं। उन्हें लौटने में काफी देर हो गई थी, इसलिए उस दिन गोलू ने शाम के वक्त पानी पूरी का ठेला नहीं लगाया। रात हो गई थी, लेकिन गोलू की आंखों से नींद गायब थी। क्या हो गया जी, सोते क्यों नहीं? लता, मैं सोच रहा हूं कि कब तक ऐसे ही 10 रुपए की एक प्लेट बेचता रहूंगा मैं। इससे आगे कुछ तो सोचना ही होगा। तो 15 रुपए की प्लेट कर दो। नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। अगर गांव के लोग 50 रुपए की एक प्लेट खरीद कर खा सकते हैं, तो फिर क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे भी वही दाम देने लगें। हैं? लेकिन ऐसा क्या करोगे जी? तू बस देखती जा लता, क्या करता हूं मैं। गोलू अगले ही दिन अपना सारा सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर लता उससे पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? ठेला नहीं लगाना क्या? नहीं, अब से कुछ दिनों तक ठेला नहीं लगेगा। मैं ताऊजी के पास जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए। हैं? पर यूं अचानक? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस तुझसे कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि मैं दिल्ली गया हूं पानी पूरी बनाना सीखने, समझी? लता गोलू का इशारा समझ गई थी। गोलू कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद, आइए आइए, दिल्ली वालों की मशहूर पानी पूरी खाइए। वो पानी पूरी जो बड़े बड़े लोग खाते हैं, आप भी खाइए और बड़े आदमी बन जाइए। खट्टा पानी, मीठा पानी, सौंफ वाला पानी, जीरे वाला पानी, खांसी है तो अदरक वाला पानी, सब मिलेगा यहां। गोलू ने अपने ठेले को बिल्कुल बदल दिया था। मेले में जो उसने चाट की बड़ी दुकान देखी थी, ठीक उसी की तर्ज पर उसने अपने ठेले को तैयार किया था। इसके अलावा गोलू ने पानी पूरी का रेट भी बढ़ा दिया। 10 रुपए प्लेट से सीधे 50 रुपए प्लेट। अरे गोलू, कहाँ थे भैया? इतने दिनों से तरस गए तुम्हारी पानी पूरी के लिए। और ये तो बताओ, ये क्या ताम झाम लगा लिए हो और पैसे क्यों बढ़ा दिया? 10 से 15 करते, 20 करते तो समझ में भी आता, सीधे 50 रुपए। क्या चाह रहे हो भैया? बस आप लोगों को बढ़िया पानी पूरी खिलाना चाह रहा हूं, और क्या। अरे पर तुम्हारी पानी पूरी तो पहले भी बहुत बढ़िया थी, फिर इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी काका, गांव है तो क्या हुआ, यहां के लोगों को भी शहरों की तरह बढ़िया खाने का पूरा हक है। अब दिल्ली वालों की चाट का नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे वही जिनकी मेले में बड़ी सी दुकान लगी थी इस बार। हाँ हाँ, खाए थे हम वहां। बस उन्हीं से सीख कर आया हूं मैं। दिल्ली जाकर बड़ी मिन्नतें की, पैसा भी खिलाया, तब जाकर मुझे सिखाया उन्होंने अपना पानी पूरी बनाने का तरीका। और फिर ठीक वैसे ही बनाई है ये पानी पूरी आपके लिए। अब सिर्फ मेले में ही क्यों, पूरे साल खाओ दिल्ली वालों की मशहूर पानी पूरी। बताओ काका, कौन सा पानी लोगे? हाँ, ऐसा करो, मुझे तो अपना पुराना वाला ही लगा दो। गोलू ने अपने पानीपुरी के ठेले की काया पलट के लिए काफी खर्चा कर दिया था।
इस उम्मीद में कि लोगों को ये सब पसंद आएगा और वो महंगे दाम पर पानी पूरी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। शुरू में ऐसा हुआ भी। लोगों ने शौक शौक में उसके पास से खूब पानी पूरियां खाई, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने उसके पास आना कम कर दिया। हालत ये हो गई कि गोलू की बनाई पानी पूरियां बचने लगी। मजबूर होकर गोलू उन्हीं बासी पानी पूरियों को बेचने लगा। छी 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 छी। अरे गोलू, ये पानी पूरी तो बिल्कुल करारी नहीं है, और ये पानी, ओहो, इसका स्वाद कितना बेकार है। इतनी महंगी, और ये पानी पूरी, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। ना तुम पहले जैसे हो और ना तुम्हारी पानी पूरियां। वो ग्राहक बिना पैसा दिए और बिना पानी पूरी खाए ही वहां से चला जाता है। गोलू को समझ आ गया था कि वो अब कभी भी उसके पास पानी पूरी खाने वापस नहीं आएगा। गोलू काफी देर तक अपना ठेला लेकर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी उसकी पानी पूरी खाने नहीं आया। गोलू का सारा सामान खराब हो गया था। वो उदास होकर घर वापस आ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। अरे क्या हुआ जी, ऐसे क्यों रो रहे हो? मेरी किस्मत ही खराब है लता। पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश की और देखो क्या हो गया। कोई मेरी पानी पूरी नहीं खा रहा। नहीं, इसमें किस्मत का दोष नहीं है जी। ये सब तो लालच का फल है जो आपके मन में आ गया था। गलती मेरी भी है, मुझे आपको पहले ही रोकना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं लता, लोग मुझसे नाराज हो गए हैं। वो अब कभी मेरी पानी पूरी खाने नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे जी। आपसे गलती हुई है। अगर आप अपनी गलती मान लें और वापस पुराने दाम पर पानी पूरी बेचें, तो मुझे लगता है कि आपके ग्राहक जरूर वापस आएंगे। गोलू लता की बात मान लेता है और फिर से अपने पुराने ठेले और रेट के साथ पानी पूरी बेचने लगता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पहले की तरह उसकी पानी पूरी फिर से बिकनी शुरू हो जाती हैं। सोनापुर गांव में राधा अपने पति हरिया और सास जानकी के साथ रहती थी। हरिया सब्जी का ठेला लगाता था, उसी कमाई से उनका घर चलता था। राधा एक बहुत ही नेक और समझदार औरत थी। वो घर का सारा काम करती और अपने पति और सास की खूब सेवा करती थी। राधा और हरिया अपने सादे से जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन राधा की सास जानकी एक दुष्ट औरत थी। वो राधा के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालती और उसे ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर राधा सब कुछ चुपचाप सुनती और अपना काम करती रहती। वो कभी भी पलटकर जानकी को जवाब नहीं देती थी। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन राधा ने खाना परोसा तो उसकी सास बोली, अरे राधा, कितने दिन हो गए, तुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आया? ये क्या बेस्वाद खाना मेरे आगे रख दिया है? क्या हुआ माँ जी? होना क्या है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो अपने बेटे के लिए तुझ जैसी निकम्मी बहू ले आई। तुझे तो खाना तक बनाना नहीं आता। ये कहते कहते जानकी खाना छोड़कर चली गई। इसी तरह वो आए दिन हर काम पर राधा को कोई ना कोई ताना देती रहती। हरिया खूब मेहनत करके सब्जी लाता और दिन भर उसे बेचने के बाद शाम को जब थका हारा घर आता तो उसकी माँ जानकी राधा की बुराइयां लेकर बैठ जाती। बेटा, तू तो सारा दिन घर से बाहर मेहनत करता है। तुझे क्या पता, तेरी बीवी तो मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं देती। अरे माँ, क्यों गुस्सा होती हो? मैं उसे समझा दूंगा। अब वो तुम्हारा मनपसंद बना दिया करेगी। हरिया भी कभी अपनी माँ के आगे नहीं बोलता था। दोनों अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे, परंतु जानकी हमेशा राधा के पीछे पड़ी रहती थी और उसे जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन हरिया सब्जी का ठेला लेकर घर को वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बुरी तरह चोट आती है। कुछ राहगीर उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसके घर पर खबर पहुंचा देते हैं। हरिया को काफी ज्यादा चोट आने के कारण और बहुत खून बह जाने के कारण काफी कमजोरी आ जाती है। डॉक्टर राधा को समझाते हैं, देखिए, इनकी हालत ठीक होते होते काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इनकी एक टांग पर गहरी चोट आई है, जिस वजह से कुछ महीनों तक इन्हें आराम ही करना होगा। यदि आराम नहीं किया गया तो ये जीवन भर शायद चल ना पाए।
जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। राधा हरिया को लेकर घर आ जाती है। अब राधा पर बहुत काम आ जाता है। उसे घर के साथ साथ हरिया का भी पूरा ध्यान रखना था। उसका हर छोटा बड़ा काम उसे करना पड़ता था। हरिया के इलाज पर वो सारा पैसा खर्च हो गया जो राधा ने जोड़ कर रखा था। अब तो घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं थे। राधा को बहुत चिंता हो रही थी कि राशन कहां से आएगा। जानकी भी उसे ताने मारती रहती थी। अरे मनहूस, तूने तो अपने पति को अपाहिज बनाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अब इस बुढ़ापे में क्या मैं राशन का इंतजाम करने जाऊंगी? तू तो जवान है, कुछ काम क्यों नहीं करती? राधा जानकी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी और चिंतित होती थी। वो कुछ काम नहीं जानती थी जिससे कि पैसा कमाया जा सके। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी में तूने मुझे डाल दिया है। अब मैं घर को संभालूं या कमाने के लिए बाहर जाऊं? मैंने तो कभी कोई काम किया नहीं। भगवान आप ही मेरी मदद करें। राधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इसी कारण पड़ोस के लोगों ने उसकी काफी मदद की, जिससे कि अब तक उसका गुजारा चल रहा था। परंतु अब केवल 2 दिन का ही राशन बचा था। राधा चिंतित हो रही थी और घर के बाहर मुंडेर पर गहरी सोच में बैठी थी। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, क्या इस भूखे साधु को कुछ खाने को मिलेगा? राधा सोच में पड़ जाती है कि उसके पास तो अपने खाने के भी लाले पड़े हैं और ऐसे समय में इस साधु बाबा को क्या खिलाए। परंतु राधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जिस कारण वे उन्हें मना नहीं कर सकी। उसने सोचा उसके हिस्से का जो रूखा सूखा पड़ा है वो वही बाबा को दे देती है। आप यहां बैठिए बाबा, इस गरीब के घर में जो रूखा सूखा है वही ग्रहण करें। ये कहते हुए राधा थाली में भोजन परोस लाती है और साधु बाबा के आगे रख देती है। बेटी, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता देख रहा हूं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। परंतु बाबा के बार बार पूछने पर राधा उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशानी में हो, फिर भी तुमने मुझे भोजन खिलाया। तुम एक बहुत नेक औरत हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आप मेरी मदद कैसे करेंगे? साधु बाबा एक कपड़े सीने की मशीन राधा को देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगी। तुम इसे अपने पास रखना। तुम्हें जो भी सिलना आता है, तुम वही कपड़े सिलना शुरू करो। बाबा, मुझे तो केवल बच्चों के कपड़े सिलने आते हैं, परंतु मैं घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपने पति का भी ख्याल रखना होता है। हाँ, मैं सब समझता हूँ बेटी, तभी तो मैंने तुम्हें ये जादुई मशीन दी है जो तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगी। तुम घर बैठे ही बच्चों के कपड़े सिलना, देखना तुम्हें उस काम में खूब सफलता और पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारी सास भी तुम पर नाराज नहीं होगी। इस मशीन से कोई कपड़ा खराब नहीं बनेगा। तुम जो भी बनाओगी वो बहुत अच्छा बनेगा। आपकी बहुत कृपा साधु बाबा, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम जल्दी अपना काम शुरू कर दो। ये कहते हुए साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और राधा वो मशीन अपने कमरे में रख लेती है। अगले ही दिन से राधा बच्चों के कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस में कुछ घरों के लिए वो कपड़े सिलती है जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। अरे बहन, तुमने मेरी बेटी का जो फ्रॉक बनाया था वो मेरी सभी सहेलियों को बहुत पसंद आया। वो सब भी तुमसे कपड़े सिलवाना चाहती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें मेरे घर ले आना। इस तरह से राधा का काम सभी को बहुत पसंद आता है और उसके पास कपड़े सिलवाने वालों की भीड़ बढ़ती जाती है।
बाबा के आशीर्वाद से राधा का काम खूब फलने फूलने लगता है। अब वो घर पर रहकर ही अपने पति का ध्यान भी रखती और कपड़े सिलने का काम भी करती है। इस तरह काम चलने के बाद राधा के घर में खूब पैसे आने लगते हैं और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वो अपने पति और सास के लिए खाने पीने की खूब चीजें लाती है। उसकी सास उसे किसी प्रकार का ताना नहीं दे पाती। हरिया की तबीयत भी दिनों दिन ठीक होती जाती है और वो एक दिन राधा से कहता है, राधा, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद कर सकता हूं। तुमने मेरी इतनी सेवा की और मेरे घर माँ का भी ध्यान रखा, साथ साथ तुमने ये काम भी चलाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये सब बातें सुनकर राधा की सास भी शर्मिंदा हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक किया और तुम्हारे हर काम करने के बाद भी मैंने तुम्हें ताना ही मारा, परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी ठीक हो गया और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं रही। अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा ही घर है, आप लोग मेरे अपने हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूं और मैंने पूरी कोशिश भी की। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। राधा की एक पड़ोसन उसकी ये सफलता देखकर बहुत जलती है और राधा से बातों बातों में पूछ लेती है कि आखिर उसकी सभी परेशानियां खत्म होने का क्या राज है। उस पड़ोसन को जैसे ही पता चलता है कि राधा के पास एक जादुई मशीन है, वो जलन के मारे पागल हो जाती है और उस मशीन को चुराने का विचार बनाती है। एक दिन जब राधा घर पर नहीं थी, वो बहाने से उसके घर जाती है और उसकी मशीन चुराकर अपने घर ले आती है। वो जैसे ही मशीन पर काम करने लगती है, उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और जलने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर राधा भागी हुई उस पड़ोसन के घर आती है और देखती है कि उसकी जादुई मशीन उस पड़ोसन के पास है और वो जख्मी हालत में चिल्ला रही है। राधा जल्दी से उसके हाथों की आग बुझाती है और मरहम पट्टी करती है। ये सब होने के बाद वो पड़ोसन बहुत शर्मिंदा होती है और राधा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने जलन में आकर तुम्हारी जादुई मशीन चुरा ली, जिसका मुझे ये फल मिला। लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी हो राधा, तभी तुम पर भगवान का आशीर्वाद है। मैंने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। नहीं बहन, ऐसी बातें मत करो। गलती तो हर इंसान से हो जाती है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। पर मुझसे वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। ये कहते हुए राधा अपनी जादुई मशीन उठाकर अपने घर ले आती है। हरिया भी राधा के काम में ही उसका हाथ बटाने लगता है और बाजार से सामान लाना, ले जाना और कपड़ों की सप्लाई दुकान पर देकर आना जैसे सभी काम वो कर लेता है। और बाबा के आशीर्वाद से उनके घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.